हाँ, सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो आज अपन कक्षा 10 के लिए प्री बोर्ड नंबर 6 लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा के अंदर चार चांद लगाने वाला है। यदि इसकी आपको पीडीएफ प्राप्त करना चाहता है कोई भी बच्चा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक दे रखा है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन धुआंधार बैटिंग करने वाले हैं आज। पहला पर्सन है आज का, जो पहला पर्सन है वो विकल्पात्मक पर्सन होता है और सभी एक एक नंबर के होते हैं। पहला पर्सन कह रहा है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, और ये बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो Fe2 है, Fe2O3 प्लस 2Al, जो एल्यूमिनियम है अधिक क्रियाशील है, आयरन को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, और क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस Fe। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है जी, ये विस्थापन अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। जो साग सब्जियां होती है या वनस्पति द्रव्य होते हैं, उनका विघटित होकर कंपोस्ट बनना, विघटित होकर कंपोस्ट बनना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे अगला प्रश्न है हमारे, सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। देखो, एल्यूमिनियम है या लेड है या मरकरी है या सोडियम है। तो आपको सक्रियता श्रेणी याद रखनी है। सक्रियता श्रेणी देखो होता है काना, काका, मांगे, आलू, जने, फीरा, परबू, हम, पुणे, हुगलो, आइगो, ओरू। ठीक है, तो ये सक्रियता श्रेणी है। तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु यहाँ पर देखो, सबसे ऊपर पहले पोटेशियम है, उसके बाद में सोडियम है। तो यहाँ पर ऑप्शन में अपन को क्या दिख रहा है, सोडियम दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सोडियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, ऐसी ए धातु जो चमकीली होती है। देखो, लिथियम एक धातु है, सोडियम एक धातु है, आयोडीन यहाँ पर दिख रहा है, आयोडीन एक ऐसी ए धातु है जो कैसी होती है, चमकीली होती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कौन सा कार्बनिक पदार्थ बायोगैस एवं सीएनजी का प्रमुख घटक है। कौन सा कार्बनिक पदार्थ है जो बायोगैस एवं सीएनजी का प्रमुख घटक होता है, और वो होता है आपके कौन, मेथेन। कौन होता है भाई, मेथेन होता है, मेथेन होता है। मेथेन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CH4। और ये प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, C3H8 होता है प्रोपेन का सूत्र। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। एथेन का सूत्र होता है C2H6। ठीक है जी, आगे छठवां प्रश्न है, नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में कौन सा बंध होता है। जो नाइट्रोजन का द्विपरमाणु अणु होता है उसके अंदर ट्रिपल बंध होता है। कौन सा बंध होता है जी, ट्रिपल बंद होता है, ट्रिपल बंद होता है। और जो क्लोरीन होता है उसके अंदर सिंगल बंद होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, या फिर सिनेप्सिक दरार भी कहते हैं। कई नाम लिख रखा होता है, अंतर्ग्रंथन। ठीक है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य दो रक्त स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, सिनेप्स या अंतर्ग्रंथन। देखो यहाँ पर जो दुर्मिका होती है, इसके द्वारा सूचनाओं या संवेदनाओं को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, उपार्जित किया जाता है।
ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन है? देखो, जंतु हार्मोनों के नाम, एक ट्रिक होती है, अपन को कहना है कि सो गई के, सो गई, सो गई, क्या याद रखना है ट्रिक? सो गई। पादप हार्मोन याद रखने के लिए ये ट्रिक याद रखनी है। एस का मतलब होता है साइटोकाइनिन। एस का मतलब क्या होता है? साइटोकाइनिन। ओ का मतलब होता है ऑक्सिन। क्या होता है? ऑक्सिन होता है। जी का मतलब होता है जिब्रेलिन। क्या होता है? जिब्रेलिन। ए, ए का मतलब होता है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल होता है। और ई का मतलब होता है इथाइलिन। क्या होता है? इथाइलिन। तो ये पादप हार्मोन है, सारे के सारे क्या है? पादप हार्मोन। तो निम्न में से जंतु हार्मोन बताना है, वो है आपके थायरोक्सिन। कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या कहते हैं? मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रेटिना या दृष्टिपटल। अगला है डी। देखो, डी तारा या पुतली का काम होता है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। और एक होता है परितारिका। परितारिका का क्या कार्य है? पुतली के आकार में नियंत्रित करना या पुतली के आकार को नियंत्रित करना। 10वां प्रश्न, सर्वाधिक विचलन कोण वाला वर्ण है? ऐसा कौन सा रंग है जिसका सर्वाधिक विचलन कोण होता है? डेविएशन एंगल सर्वाधिक होता है। ठीक है, हरा है, पीला है, नारंगी है या लाल है? देखो, जब प्रिज्म में से अपन क्या करते हैं, जब अपन प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो अपन को 7 रंगों की क्या पट्टिका प्राप्त होती है, जिसे VIBGYOR विबगयोर नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये कह रहा है सर्वाधिक विचलन कोण। तो सर्वाधिक विचलन कोण देखो, सबसे कम विचलन कोण होता है यहाँ पर रेड का, फिर होता है ऑरेंज का, फिर होता है VIBGY ये येलो का। ठीक है, फिर होता है ग्रीन का, फिर होता है ब्लू का, फिर होता है इंडिगो का, फिर होता है वोयलेट का। तो यहाँ पर किसका आंसर हो जाएगा? सबसे कम विचलन कोण यहाँ पर दे रखा है हरा। किसका होगा? ग्रीन का हो जाएगा, हरा का हो जाएगा। देखो यहाँ पर सर्वाधिक किसका है? सबसे कम, सबसे कम किसका है? लाल का है। सबसे ऊपर दे रखा है, सबसे ऊपर रेड, उसके बाद में ऑरेंज, नारंगी, नारंगी का उसके नीचे, उसके बाद में यहाँ पर येलो दे रखा है, पीला, उसके बाद में देखो सर्वाधिक विचलन कौन? ग्रीन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ग्रीन का हो जाएगा, ग्रीन का, हरा का। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पद, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत धारा को दर्शाता है? जो विद्युत धारा को दर्शाने वाला, देखो ये V बराबर W बटा Q, ये किसको दर्शाता है? विद्युत विभव को। I बराबर Q बटा T, I बराबर क्या होता है? Q बटा T, ये विद्युत धारा को दर्शाता है। ठीक है, P बराबर VI, ये किसको दर्शाता है? विद्युत शक्ति को, शक्ति को दर्शाता है। Q बराबर NE, ये आवेश को दर्शाता है, आवेश को। ठीक है, चलो अगला, विद्युत विभवांतर का अस्थायी मात्रक होता है, वो होता है वोल्ट, होता है वोल्ट। ये वाट होता है, वो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है अस्थायी। और एम्पियर विद्युत धारा का अस्थायी मात्रक होता है। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का अस्थायी मात्रक। अगला प्रश्न है 13वां, किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर समान होता है। कोई भी जो विद्युत परिनलिका होती है, विद्युत परिनलिका होती है, कोई विद्युत परिनलिका है, विद्युत परिनलिका होती है, उसके अंदर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या रहता है भाई? समान रहता है, समान रहता है, समान रहता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है भाई? समान होता है। क्या होता है? यहाँ पर सभी जगह चुंबकीय क्षेत्र क्या रहता है?
समान रहता है, समान रहता है। ठीक है जी, बात याद रखेगा पूरा हिंदुस्तान। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती है जिनका उद्भव तार से होता है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र की सेकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। बिल्कुल, देखो ये जैसे ये तार है, इसके चारों ओर जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो इनका क्या होता है, केंद्र सभी का एक ही होता है, जो क्या होता है, तार होता है। क्या होता है जी, तार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? ऐसे कौन से समूह हैं जिनके अंदर केवल और केवल क्या है, जैव निम्नीकरण है? देखो, घास एक जैव निम्नीकरण पदार्थ है जो जीवों द्वारा अपघटित हो जाता है। पुष्प इसका भी हो जाता है, चमड़ा इसका भी हो जाता है, ये भी जैव निम्नीकरण है। आगे, घास, लकड़ी और प्लास्टिक इसका जैव निम्नीकरण नहीं होता, ये एक अजैव निम्नीकरण है। देखो ये प्लास्टिक, ठीक है। अगला, फलों के छिलके, केक, नींबू का रस, ये भी जैव निम्नीकरण है। केक, लकड़ी और घास ये भी जैव निम्नीकरण है। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सी और डी। इसका आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। अगला, ऊर्जा का पिरामिड होता है, क्या होता है, सदैव सीधा होता है, सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का जो पिरामिड है वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। अगला प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन है जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? बताओ रे राजा। देखो, अंडाशय ये तो मादा जनन तंत्र का प्राथमिक जननांग होता है, जिसके द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है और हार्मोन भी बनता है। ठीक है। आगे, गर्भाशय, यहाँ पर आपको पता है जो युग्मनज होता है इसका इम्प्लेंटिनेशन होता है, अंतरोपण होता है। शुक्रवाहिका ये पुरुष के अंदर पाई जाती नर जनन तंत्र का भाग होता है। डिम वाहिनी या फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पर क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है। तो इसका आंसर सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। इसका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला, पुष्पी पादपों का कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन में भाग लेता है? पुष्पी पादपों का कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन में भाग लेता है? कायिक प्रवर्धन में जड़ बिल्कुल लेता है, तना भी लेता है, पत्ती भी लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसके आंसर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है बाबू लोगों, इधर देखो। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 प्रश्न आते हैं रिक्त स्थानों के, हर एक प्रश्न 1 अंक का होता है। रक्त सबसे पहला प्रश्न ही है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो रक्त है उसका पीएच मान कितना होता है भाई? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है रक्त का पीएच। रक्त का पीएच 7.4 होता है। नींबू का रस, नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू रस का, नींबू रस होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 2.2। कितना होता है? 2.2। और जठर रस है उसका पीएच मान कितना होता है? 1.2 होता है। 1.2 होता है जठर रस का पीएच मान। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? एमजीओच का होल ट्वाइस का, एमजीओच का होल ट्वाइस का कितना होता है? 10। एनएओच का कितना होता है? एनएओच का 14 होता है। कितना होता है भाई? 14 होता है, 14 होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ये प्रश्न हो चुका है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
ओहो टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार। तो टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। अब अपन को देखना है सभी अम्लों को। देखो अम्ल बताओ, टमाटर के अंदर तो ऑक्सैलिक पाया जाता है, लेकिन इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू और संतरा के अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है भाई? सिट्रिक अम्ल। नींबू और संतरा, नींबू और संतरा के अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। नींबू और संतरा के अंदर सिट्रिक अम्ल होता है। सिरका के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका के अंदर कौन सा पाया जाता है? सिरका। ऐसा टिक लगाऊंगा अभी सिरक जाएगा। तो एसिटिक अम्ल किसमें होता है? सिरका के अंदर। दूध और दही के अंदर लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल होता है। चींटी के डंक के अंदर मेथनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? मेथनोइक अम्ल होता है। ठीक है जी, मेथनोइक अम्ल होता है। चलो जी, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन स्थल। जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन है, इसका पूर्ण पाचन स्थल छोटी आंत होता है। कौन होता है भाई? छोटी आंत होता है, छोटी आंत होता है, क्षुद्र आंत होता है। क्षुद्र आंत के अंदर है भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वसा हो, चाहे प्रोटीन हो। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है जो किसमें टूटता है? किसके अंदर टूटता है? ग्लूकोज के अंदर टूटता है। और कौन से एंजाइम के द्वारा तोड़ा जाता है? एमाइलेज के द्वारा। जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का पाचन है, एक तो ट्रिप्सिन एंजाइम करता है, एक पेप्सिन करता है। ठीक है, और इसको एमिनो अम्ल में तोड़ता है। वसा है, वसा का पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम होता है, लाइपेज वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। आगे, नामक यंत्र से रक्त दाब मापा जाता है। तो रक्त दाब है वो किससे मापा जाता है? वो मापा जाता है रक्तचाप मापी से। किससे मापा जाता है? रक्तचाप मापी से, या फिर इसे कहते हैं स्पाइग्मोमेनोमीटर। क्या कहते हैं? स्पाइग्मोमेनोमीटर कहते हैं, स्पाइग्मोमेनोमीटर कहते हैं। मेंडल ने वंशागति के प्रयोगों के लिए मटर के पादप को चुना। किसको चुना भाई? मटर के पादप को चुना, गार्डन पी को चुना, उद्यान मटर को चुना। अगला देखो, नीचे प्रश्न है एक, मेंडल के द्विसंकरण क्रॉस का F2PD में अनुपात क्या था? जो वो भी अनुपात कौन सा अनुपात पूछा है? लक्षण अनुपात। लक्षण अनुपात, लक्षण अनुपात बताना है। वो होता है 9:3:3:1।
जो मेंडल के द्विसंकरण क्रॉस का F2PD में लक्षण अनुपात क्या होता है? 9:3:1 होता है। 9:3:1 होता है। तो ये खालजी की थी अपनी। अगला देखो, तो पर्सन है, पर्सन एकदम धुआंधार पर्सन, अति लघुतरात्मक पर्सन 12 पर्सन होते हैं और हर एक पर्सन कितने नंबर का पूछा जाता है? 1 नंबर का। ठीक है। प्राकृतिक गैस के देन का रासायनिक समीकरण लिखिए। जो प्राकृतिक गैस होती है उसका पहले तो सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4 होता है। CH4 होता है मेथेन। ठीक है। अब इसको क्या करना है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना है। जब कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है और क्या बनती है? ऊष्मा बनती है। क्या बनती है जी? ऊष्मा बनती है। ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए देखो 2 लगा दिए। यहाँ पर 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गई, इधर भी 4 है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? इधर 2 है, इधर कितने हैं? 4 है। तो यहाँ पर मैं 2 लगा दूँ तो बैलेंस हो जाएगा समीकरण। तो ये समीकरण हो चुका है प्राकृतिक गैस के देन का रासायनिक समीकरण। प्रश्न और भी पूछा जाता है कोयले के देन का रासायनिक समीकरण। C+O2 CO2 बनता है। C+O2 CO2 बनता है और ऊष्मा बनती है। ठीक है। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2। इसकी जल के साथ अभिक्रिया करवानी है, 1.5 जल के अणु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये बन जाएगा क्या? जिप्सम। क्या बनेगा भाई? CaSO4.2H2O। ये बन जाएगा जिप्सम। क्या बन जाएगा जी? जिप्सम बन जाएगा। इसे बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम। और इसे बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। ये इसका इक्वेशन होने वाला है। अगला है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ऐसी 2 धातुओं के नाम बताना है जो प्रकृति के अंदर मुक्त अवस्था में पाई जाती है। एक तो होती है मेरी सोना। क्या होती है? सोना। एक तो होती है सोना धातु। कौन सी? सोना। Ag। क्या होती? सॉरी, Au। क्या होती है? Au। ठीक है। एक होती है चांदी। क्या होती है? चांदी। Ag। क्या होती है? Ag। ये 2 धातु हैं जो प्रकृति के अंदर मुक्त अवस्था में पाई जाती है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ऐसा कौन सा भाग है मस्तिष्क का जो हमारी स्थिति और संतुलन को बनाए रखता है? वो होता है सेरिबिलम। कौन सा होता है भाई? सेरिबिलम होता है। अनुमस्तिष्क होता है। कौन होता है भाई? अनुमस्तिष्क होता है। अनुमस्तिष्क जिसे सेरिबिलम कहते हैं वो हमारी शरीर की स्थिति और संतुलन को बनाए रखता है। कौन? अनुमस्तिष्क। अगला, पाइरुवेट का विखंडन। जो पाइरुवेट होता है उसका विखंडन, पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके किसमें होता है? जो पाइरुवेट है उसका विखंडन देखो, सबसे पहले जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का पाइरुवेट अम्ल में विखंडन, पाइरुवेट अम्ल में विखंडन किसमें होता है भाई? ये होता है साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। और ये पाइरुवेट है, जो पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके किसमें होता है? पाइरुवेट सबसे पहले ग्लूकोज किसमें टूटता है? पाइरुवेट अम्ल में। कहाँ टूटता है? कोशिका द्रव्य में। अपन को ये तो पूछा नहीं है, अपन को ये पूछा है पाइरुवेट अम्ल है जो ऑक्सीजन का उपयोग करके क्या बनाता है? क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है और ऊर्जा बनाता है। और ये क्रिया कहाँ होती है? सूत्र कणिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं होकर के अपन को ये एक शब्द में याद रखना है। ये क्रिया कहाँ होती है? सूत्र कणिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है जी। चलिए आगे, किस प्रकार के जनन में, उत्तर, किस प्रकार के जनन में अधिक सफल विभिन्नताएं उत्पन्न होती है? अधिक किस प्रकार के जनन में
अधिक सबल विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। ऐसा कौन सा जनन है जिसके अंदर अधिक सबल विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, अधिक सबल विभिन्नताएं उत्पन्न होती है? जल्दी से इसका आंसर बताइए आप मुझे। हाँ तो बताइए जल्दी से, किस प्रकार के जनन में अधिक सफल विभिन्नताएं उत्पन्न होती है? वो होती है लैंगिक जनन में। किस में होती है भाई? लैंगिक जनन में होती है। किस में होती है? लैंगिक जनन में। इसका आंसर होने वाला है लैंगिक जनन। क्या होने वाला है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के अंदर अधिक सबल विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। इसका आंसर हो गया। आगे, जब मटर के लंबे पौधे का जब मटर के लंबे पौधे का संकरण बोने पौधे के साथ कराया जाता है तो, जब मटर के लंबे पौधे, देखो ये लंबा पौधा है, कैसा है? लंबा पौधा है। बोने पौधे के साथ संकरण करवाते हैं, ये ले बोना कराया जाता है तो प्रथम पुत्री पीढ़ी में उत्पन्न पौधे कैसे होंगे? देखो ये तो क्या है? जनक पीढ़ी है। क्या है जी? जनक पीढ़ी है। अब वन पीढ़ी काटते हैं। अब वन पीढ़ी जिसे पुत्री पीढ़ी कहते हैं, इसके अंदर देखो इसका क्रॉस करवाते हैं, संकरण करवाते हैं। ये टी और टी, ये टी और टी, फिर ये टी और टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सभी पौधे हैं कैसे दिखाई देंगे भाई? सभी पौधे कैसे होंगे? लंबे होंगे। सभी पौधे कैसे होंगे भाई? सभी पौधे लंबे होंगे। सभी पौधे लंबे दिखाई देते हैं। सभी पौधे लंबे दिखाई देते हैं, यानी जो प्रभावी लक्षण है वो किसका है? लंबे का। किसका है भाई? लंबे का है। अगला प्रश्न, दर्पण समीकरण क्या है? दर्पण समीकरण क्या है? इसका आंसर लिखना है। दर्पण समीकरण क्या है? तो गोलीय दर्पणों में, किसमें? गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब दूरी, गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब दूरी यानी v, बिंब दूरी यानी बिंब दूरी u, तथा फोकस दूरी f में संबंध होता है। क्या होता है? संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u है। ठीक है, ये दर्पण समीकरण होता है जी। एक होता है लेंस समीकरण 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस। अगली परिभाषा है विवर्तन किसे कहते हैं? विवर्तन की परिभाषा बतानी है भाई। किसकी परिभाषा? विवर्तन की परिभाषा। विवर्तन का मतलब क्या होता है? विवर्तन का मतलब होता है किसी भी सूक्ष्म कण, इत्तुसा कण जो सूक्ष्म कण है उसके किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? विवर्तन। क्या कहलाती है? विवर्तन। ठीक है, प्रकाश किरण का सूक्ष्म कण के किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति विवर्तन कहलाती है या विवर्तन कहलाता है।
विवर्तन कहलाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है? किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर लघु पतन कब होता है भाई? भाई विद्युत परिपथ के अंदर लघु पतन जब होता है जब जो धनात्मक तार होता है, एक होता है ऋणात्मक तार, एक तो धनात्मक तार होता है, एक ऋणात्मक तार होता है। जब वे आपस में दोनों संपर्क में आ जाते हैं, क्या कर जाते हैं? आपस में संपर्क में आ जाते हैं, सीधे संपर्क में आ जाते हैं, तब उसी समय क्या होता है? विद्युत धारा का मान अत्यंत हो जाता है। विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? अत्यंत हो जाता है, अत्यंत हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? लघु पतन कहते हैं। तभी तो लघु पतन की घटना होती है। ठीक है जी। और यहाँ पर लिख रखा है, देखो, जब विद्युन्मय तार देखो, धनात्मक तार तथा उदासीन तार, यानी जिसे ऋणात्मक तार भी कहते हैं, सीधे संपर्क में आ जाते हैं, तब विद्युत परिपथ में अकस्मात बहुत अधिक विद्युत धारा हो जाती है, वो लघु पतन हो जाता है। ऐसा तब होता है जब तारों पर विद्युत वर्दी आवरण क्षतिग्रस्त हो जाए या सीधे संपर्क में आ जाए। देखो नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत परिपथों का लघु पतन अथवा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? सबसे महत्वपूर्ण युक्ति होती है, वो होती है फ्यूज। क्या होती है भाई? फ्यूज होती है, फ्यूज होती है। अब आपको बताना है फ्यूज किस मिश्र धातु से बना होता है, फ्यूज किन मिश्र धातुओं से बना होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जी। अगला प्रश्न, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है? वो करती है यूवी रेज, यूवी रेज, यूवी रेज, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणों से। किनसे? पराबैंगनी किरणों से, यूवी रेज से, यूवी रेज से। ठीक है जी। अगला प्रश्न है लघुतरात्मक प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा है? लघुतरात्मक प्रश्न है, बिल्कुल इतुषा प्रश्न है, इतुषा प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। ऐसी धातु होती है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, वो होती है मलकली। क्या होती है भाई? मलकली होती है, मलकली। मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। अगली बात है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु के नाम बताओ। चाकू से बांटा जा सकता है, काटा जा सकता है उसको। ठीक है, उन धातुओं के नाम बताओ। उनकी याद रखने की एक ट्रिक होती है गाइज, उनकी याद रखने की एक ट्रिक होती है गाइज। एक होती है लेसेप, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लेसेप है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तीन ऐसी धातुएं हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट, उष्मा की कुचालक, ऐसी धातु का नाम बता दो जो उष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। उष्मा की कुचालक होती है, वो होती है क्या? लेड। क्या होती है भाई? लेड एक ऐसी धातु है जो उष्मा की क्या होती है? कुचालक। क्या होती है? कुचालक होती है, कुचालक होती है। ठीक है। नेक्स्ट, उष्मा की सबसे अच्छी चालक, चौथा, उष्मा की सबसे अच्छी चालक, उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन है? उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन है? वो आपको बताना है, वो आपको क्या करना है? बताना है। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। अगला प्रश्न दे रखा है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है जी आपके लिए, आपके बीच, फोटो मेरी खींच। मेथेन एवं एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो मेथेन का जो सूत्र होता है, वो मेथेन का जो सूत्र होता है गाइज, वो होता है CH4। ये मेथेन का सूत्र होता है। किसका होता है जी? मेथेन की। इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखो, कार्बन है, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले तो बताओ? 4। कितने होते हैं? 4। ये 4 हाइड्रोजन है, ये लो। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? 4। 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। और हाइड्रोजन अपने बाह्यतम कोश में पूरे 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेता है। तो ये इसके 1 के साथ साझेदारी करता है, ये भी इसके 1 के साथ साझेदारी करता है, ये भी 1 के साथ साझेदारी करता है, ये भी कर लेता है। अब कार्बन कहता है वो हाइड्रोजन जी चारों आओ, वो चारों 1-1 इलेक्ट्रॉन दो।
ठीक है, तो ये चारों के साथ साझेदारी कर लेता है, ये लो, और इसका अष्टक क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, इसका अष्टक पूरा हो जाता है। ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो चुकी है। ठीक है, आगे एथीन। तो एथीन होता है, जो एथीन की जो सूत्र होता है वो होता है C2H4, मैथीन एथीन, C2H4, ये एथीन का सूत्र होता है। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखो, कार्बन और ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 होते हैं, ये लो जी 4, 1 2 3 और 4, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, ये भी अपना 2 पूरा कर लिया। अब इसको चाहिए कितने, 4 चाहिए, तो 2 तो इनसे लेगा, एक इससे और एक इससे, और 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, तो ये कितना हो जाएगा, अपना अष्टक पूरा हो जाएगा इसके 4 का। ठीक है, अब ये कार्बन भी 4 पूरे 8 कर लेगा, अपना अष्टक पूरा कर लेगा, 2 इनसे ले लिया, 2 इससे ले लिया, ये हो गई एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बोलिए आज के आनंद की जय। चलो अगला प्रश्न, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। किसका बनाना है जी, मानव उत्सर्जन तंत्र का क्या बनाना है, आपको वही बनाना है। वो क्या, वही जो हम बनाते आए हैं शुरुआत से। ठीक है, तो इसका अच्छे से अपन बनाते हैं भाई लोग, इसका क्या करते हैं, अच्छे से बनाते हैं, अच्छे से क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। ये लो, एक स्लाइड जोड़ी हमने, और क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं, किसका, उत्सर्जन तंत्र का। ठीक है, चलो देखो, ये हो गया जी क्या, अटा सावन की घटा, ये हो गया क्या, क्या, किडनी, क्या हो गई जी, किडनी हो गई। ठीक है जी, ये किडनी हो गई। ठीक है, एक 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 एक, ये थोड़ी सी यो ऊंची होती है ना, चलो चलो जी, चलो चलो, देखो ये, ठीक है, तो यहाँ पर एक बनाता हूं मैं, जेल तंबाकू पियोला में सासरी, मत पियोसा, मत पियोसा, मत पियोसा, मत पियोसा। चलो जी नेक्स्ट, ये ठीक है जी, ये हो गई अपने। आगे अपन को बनाना है मूत्र नलिका, ये मूत्र नलिका बना दो, ये मूत्र नलिका बना दो, ये मूत्र नलिका हो गई जी, ये क्या हो गई, मूत्र नलिका, और ये हो गया मूत्राशय, क्या हो गया, मूत्राशय। ठीक है, ये मूत्राशय हो गया, ये मूत्राशय, तो इसका नामकरण कर देते हैं जी, क्या कर देते हैं भाई, नामकरण। ठीक है, अब ये है मूत्र नलिका, मूत्र नलिका, मूत्र नलिका होते हैं, और ये मूत्राशय होता है, क्या होता है, मूत्राशय, ये मूत्राशय होता है, मूत्राशय होता है। ठीक है, इन्हें कहते हैं वरक, क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं, इसे कहते हैं महाधमनी कहते हैं, क्या कहते हैं, महाधमनी, और इसे कहते हैं महाशिरा, महाशिरा कहते हैं, और यहाँ पर इसे कहते हैं वर्कीय शिरा, वर्कीय शिरा कहते हैं, इसे कहते हैं वर्कीय धमनी, वर्कीय धमनी कहते हैं।
वही के क्या कहते हैं, धमनी। ये इतना सा आपको क्या करना है, चित्र को याद रखना है। ये उत्सर्जन तंत्र का चित्र हो गया है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न का कह रहे हो भाई, का कहवे कि ये जान जो देखा, प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं? देखो, एक होती है प्रतिवर्ती क्रिया और एक होती है प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप दोनों ही मेरु रज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा? मेरु रज्जु के द्वारा। जब अपन क्या करते हैं, किसी भी गर्म वस्तु या ठंडी वस्तु को क्या करते हैं, छूते हैं। जैसे ही छूते हैं तो अपन तुरंत उस वस्तु से हाथ को क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हटा लेते हैं। वो क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रिया। और जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है, इस समय जो ये सूचनाएं चलती है, इनका जो पथ होता है, जो मार्ग होता है, वही क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। तो यहां पर देखो, गर्म वस्तु को छूते ही हाथ का तुरंत हट जाना, ये प्रतिवर्ती क्रिया है। और इसका जो मार्ग होता है, जो पथ होता है, वही क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। ये प्रतिवर्ती चाप का चित्र है। देखो, यहाँ पर एक गर्म भगोना रखा गया है और यहाँ पर जो रिसेप्टर पाए जाते हैं, जो संवेदनाओं या सूचनाओं को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और ये यहाँ पर संवेदी तंत्रिका कोशिका है, ये संदेशों को क्या कर रही है, ले जा रही है। ये संदेशों को क्या कर रही है भाई, ले जा रही है। और ये स्पाइनल कॉर्ड में जा रही है। स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ पर जा रही है, मस्तिष्क के अंदर जा रही है। ठीक है, यहाँ पर परासन कोशिकाएं होती है, ये संदेश वापस भेजती है। और यहाँ पर प्रेरक कोशिकाओं के माध्यम से कहाँ आता है, ये प्रोटीन के अंदर, मांसपेशियों के अंदर आता है। और ये प्रोटीन क्या कर जाता है, सिकुड़ जाता है और हाथ को अपन तुरंत हटा लिया जाता है। ठीक है जी, ये चित्र बना लेना। अगला प्रश्न, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? ये मानव नर के अंदर पाए जो शुक्राशय होता है, जो शुक्राशय होता है, ये शुक्राशय हमारे के अंदर एक ग्रंथि होती है। इसकी संख्या होती है 2, एक जोड़ी पाया जाता है। ये शुक्र दरु बनाता है। क्या बनाता है भाई? शुक्र दरु बनाता है। क्या बनाता है? शुक्र दरु बनाता है, जो शुक्राणु को क्या करता है, पोषक माध्यम प्रदान करता है। ये इसका जो 60% भाग है, वीर्य का जो 60% भाग है, ये बनाता है। कौन? ये जो शुक्र दरु है। और इसके अंदर जो फ्रेक्टोज शर्करा भी होती है, जो शुक्राणु को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। क्या करती है भाई? पोषण प्रदान करती है। और ये तरल माध्यम भी प्रदान करती है, ताकि शुक्राणु आसानी से गति कर सके। ठीक है, देखो यहाँ पर लिख रखा है शुक्राशय। शुक्राशय की भूमिका, शुक्राशय नर जनन तंत्र की एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है, जो शुक्राणु के लिए पोषक दरों बनाती है, पोषक दरों बनाती है। आगे मुख्य कार्य, वीर्य का बड़ा भाग लगभग 60% बनाता है और शुक्राणुओं को ऊर्जा देने के लिए फ्रेक्टोज शर्करा प्रदान करता है। शुक्राणु की गतिशीलता बनाए रखता है। वीर्य को क्या करता है, चिपचिपा बनाता है। प्रोस्टेट, ये अखरोट के आकार की होती है ग्रंथि। कैसी होती है? अखरोट के आकार की होती है और एक ही होती है। और ये एक सारे दरों बनाती है। क्या बनाती है? सारे दरों। प्रोस्टेट ग्रंथि वीर्य में एक सारे दरों मिलाती है। इसका मुख्य कार्य वीर्य को पतला बनाती है, ताकि शुक्राणु आसानी से तैर सके। वीर्य को अम्लता कम करना, शुक्राणु सुरक्षित रहे। वीर्य की अम्लता क्या करता है, कम, ताकि शुक्राणु क्या कर सके, स्वतंत्र रूप से रह सके, जिंदा रह सके। अगला प्रश्न देखो, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। नम्मा है, नम्मा का पहला, एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो आपको पता है P बराबर 1/F होता है। यदि मैं F बराबर 1 मीटर, यानी फोकस दूरी कितनी कह दूं, 1 मीटर। ठीक है, यदि किसी लेंस की, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, 1 मीटर हो तो 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता एक डायोप्टर कहलाती है। उस लेंस की क्षमता एक डायोप्टर कहलाती है। ठीक है जी, चलो दूसरा प्रश्न है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए।
2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। कोई फोकस दूरी कितनी है, 2 मीटर है, और ये अवतल लेंस है, तो फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो P का मान क्या करना है जी, याद करना है, और P बराबर 1 क्या होता है, F। ठीक है, P बराबर 1/F। तो ये मान हो जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब होता है माइनस का 0.5 डायप्टर। तो लेंस की क्षमता आ जाएगी 0.5 डायप्टर माइनस की। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं जी। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं जबकि तारे टिमटिमाते हैं, आपको पता है। अगला दूसरा प्रश्न है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, ये क्यों दिखाई देता है। ठीक है, ये उत्तर नंबर पहला। तारे देखो, तारों की तुलना में ग्रह पृथ्वी के बहुत क्या होते हैं, पास होते हैं, निकट होते हैं। ठीक है, अतः उन्हें एक विस्तृत स्रोत की तरह माना जाता है, यानी विस्तृत बड़ा स्रोत माना जाता है, माना जा सकता है। यदि ग्रह को क्या करते हैं, बिंदु आकार के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें, यानी ग्रह को छोटे छोटे बहुत सारे स्रोत मान लें, स्रोतों का संग्रह मान लें, तो सभी बिंदु आकार के स्रोतों से हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाला है प्रकाश मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान क्या होगा, 0। अतः टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावी होगा। क्या होगा भाई, निष्प्रभावी होगा। चलो भाई सही से हो जा ठीक से, वरना बदमाशी निकाल दूंगा तेरी में। ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला दूसरा का आंसर, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। क्या होता है, प्रकीर्णन। क्या होता है भाई, प्रकीर्णन। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये वायु के अणुओं और अन्य सूक्ष्म कणों से क्या करता है, टकराता है। नीले रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होती है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कम, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या, अधिक। जबकि लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन लाल प्रकाश की तुलना में क्या होता है, बहुत अधिक। नीला रंग है उसका प्रकीर्णन क्या होता है, अधिक, लाल का क्या होता है, कम होता है। इस कारण खतरे के संकेत आपको पता कैसे बनाते हैं, लाल। कैसे, लाल। ये प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे आकाश हमें नीले रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के मात्र की परिभाषा लिखिए। 11 का ए उत्तर। विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, उसकी इसकी मात्रक की परिभाषा लिखनी 1 एम्पियर की परिभाषा बता देते हैं। देखो I बराबर होता है Q/T। तो यदि मैं कह दूं T बराबर 1 सेकेंड और Q बराबर कितना है, 1 कूलम। ठीक है, अब ठीक है, 1 सेकेंड में यदि एकांक समय के अंदर या 1 सेकेंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर। क्या होगी, 1 एम्पियर। ठीक है, एक कूलम आवेश को 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित किया जाता है तो प्रवाहित धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर। ठीक है, इसका परिभाषा लिख देता हूं। यदि एक कूलम आवेश को 1 सेकेंड के लिए 1 सेकेंड के लिए जीता ओ जीता वापस लिखना पड़ेगा जी। अरे यार तो कहाँ से आ गया पागड़ बिल्ला। एक कूलम आवेश को 1 सेकेंड के लिए 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित किया जाए तो उत्पन्न
सारा 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर होगी। 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित किया जाए तो उत्पन्न धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर। ठीक है। अगला, एमीटर विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? जो एमीटर है वो विद्युत परिपथ के अंदर किस क्रम में जोड़ा जाता है? वो होता है किस क्रम में? एमीटर श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ा जाता है भाई? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है एमीटर को। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है भाई। अगला प्रश्न, परिनलिका किसे कहते हैं? परिनलिका किसे कहते हैं? इसका आंसर देना है। परिनलिका की परिभाषा। परिनलिका, परिनलिका, परिनलिका किसे कहते हैं? परिनलिका, देखो, विद्युत रोधी तांबे के तार की, विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं? परिनलिका कहते हैं। क्या कहते हैं जी? परिनलिका। तो यहां पर परिभाषा लिखता हूं, विद्युत रोधी, विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनलिका या परिनलिका कहते हैं। परिनलिका कहते हैं। विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं? परिनलिका। तो इसका जो चित्र बनाते हैं वो बना देते हैं जी। ठीक है, ये छोटा सा बाबू चित्र बना देते हैं इसका। इसका ये चित्र हो जाएगा परिनलिका का। ये परिनलिका, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, ये चित्र छोटा सा इत्तू सा। अगला प्रश्न है, पोषी स्तर क्या है? एक आर श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। पोषी स्तर क्या होता है? पोषी स्तर, पोषित आर श्रृंखला में जीवों के भोजन के आधार पर, आर श्रृंखला के अंदर जीवों के भोजन के आधार पर उनके स्थान को, उनका स्थान ही क्या कहलाता है? पोषी स्तर कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आर श्रृंखला का उदाहरण देते हैं, जैसे घास है, घास को खाता है हिरन। हिरन को कौन खाता है? हिरन को खा जाता है कौन? शेर खा जाता है कौन? शेर। तो घास है प्रथम पोषी स्तर, प्रथम पोषी स्तर है, प्रथम पोषी स्तर। हिरण है द्वितीय पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर है, द्वितीय पोषी स्तर है। और ये शेर है, ये किस में आता है? तृतीय पोषी स्तर में आता है, तृतीय पोषी स्तर में आ जाता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, 3 प्रतिरोधकों के पार्श्व क्रम संयोजन का परिपथ चित्र बनाकर प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का व्यंजक। अभी समांतर क्रम को पूरा समझाते हैं भाई, समांतर क्रम को पूरा समझाते हैं भाई। ठीक है जी। ये समांतर क्रम संयोजन को क्या करना है? समझाना है, पार्श्व क्रम संयोजन को। ठीक है जी। चलो अपन कर लेते हैं थोड़ा सा इसको छोटा, और इसका परिपथ चित्र बनाते हैं, परिपथ चित्र बनाते हैं, परिपथ। ठीक है, पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन, या फिर इसे समांतर क्रम संयोजन भी कहते हैं। मैं इसका चित्र इधर बनाता हूँ, हीरा बेटे देखो। ठीक है, ये इसका परिपथ चित्र। आई है ओए भैया, चल रहे आले सुगले अंकल, चल। तो ये 3 प्रतिरोधक लगा देता हूँ, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तीनों को। ठीक है, किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये हमारी क्या हो गई? बैटरी हो गई, ये प्लस माइनस, और ये कुंजी हो गई। और ये यहाँ पर जोड़ देता हूँ एम मीटर, क्या जोड़ देता हूँ? एम मीटर।
और यहाँ पर ये बिंदु है एक्स और इसका नाम दे देता हूँ वाई, और ये यहाँ पर जोड़ देता हूँ क्या, वोल्टामीटर, जो समांतर क्रम में जुड़ता है वोल्ट मीटर। और ये इसके अंदर प्रवाहित धारा है आई, क्या है, आई है। वो यहाँ पर जो ये धारा है इस समांतर क्रम के अंदर यहाँ पर अलग अलग भागों में क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। ये I1 हो गई, यहाँ पर ये इसके अंदर I2 और इसके अंदर हो गई I3। इसका ये प्रतिरोध है R1, इसका है R2, इसका है R3। ठीक है, तो ये समांतर क्रम संयोजन होता है। क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन का परिपथ होता है। समांतर क्रम संयोजन का देखो परिभाषा क्या होती है, ये परिभाषा क्या होती है, जो इस प्रकार का जो संयोजन होता है, इस प्रकार का जो संयोजन होता है, इस प्रकार के संयोजन के अंदर जो तीन प्रतिरोधक तार है, तीनों के प्रथम सिरे को किसी एक बिंदु से तथा इनके दूसरे सिरे को किसी अन्य बिंदु से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त संयोजन क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन। और जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसके अंदर धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन विभवांतर का मान क्या रहता है, समान रहता है, समान रहता है। उन्हें परिभाषा एक बार सुनिए कि भाई इस प्रकार के संयोजन में तीन प्रतिरोधक तारों के प्रथम सिरे को एक बिंदु से तथा इनके दूसरे सिरे को किसी अन्य संधि बिंदु से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है या पार्श्व क्रम संयोजन कहलाता है। इसके अंदर देखो धारा का मान क्या कर जाता है, अलग अलग हो जाता है, अलग अलग प्रतिरोधकों के अंदर अलग अलग धारा का मान होता है, लेकिन विभवांतर का मान क्या रहता है, समान। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखता हूं, इस प्रकार के संयोजन में, इस प्रकार के संयोजन में तीन प्रतिरोधक तारों के प्रथम सिरों को एक संधि बिंदु से तथा दूसरे सिरों को अन्य संधि बिंदु से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है, ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। नेक्स्ट, इसमें धारा का मान अलग अलग होता है तथा विभवांतर समान होता है, समान होता है। विभवांतर का मान क्या होता है भाई, समान रहता है, लेकिन धारा का मान क्या होता है, अलग अलग रहता है। ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अपन इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन देखो, इसका डेरिवेशन सबसे पहले कहते हैं अपन कहते हैं ओम के नियम से। किसके नियम से भाई, ओम के नियम से। ओम का नियम, ओम जी क्या थे भाई, वीर थे। क्या थे, वीर। वी बराबर क्या हो जाता है, आई आर। वी बराबर क्या हो जाता है, आई आर हो जाता है। और आई बराबर क्या हो जाता है, वी बटा आर हो जाता है। अब इस प्रकार के संयोजन के अंदर धारा का मान अलग अलग होता है प्रत्येक प्रतिरोधक के अंदर, और जो अलग अलग मान होता है उनको अपन को क्या करना है, निकालना है, और सबको निकाल के क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो मैं कहता हूं प्रथम प्रतिरोधक तार में, प्रथम प्रतिरोधक तार में प्रवाहित धारा I1 है। क्या है, I1। तो I1 बराबर V बटा R1 हो जाएगा। ये समीकरण 1 दे दो, ये समीकरण 2। और इसी प्रकार अपन कह सकते हैं द्वितीय प्रतिरोधक
तार में प्रवाहित धारा I2, I2 है तो I2 बराबर V बटा क्या हो जाएगा, R2, समीकरण 3। इसी प्रकार तृतीय प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा I3 है, कितनी है, I3, तो I3 बराबर V बटा R3 हो जाएगा, समीकरण नंबर कितना, 4 हो जाएगा, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अपन क्या करते हैं, परिपथ के अंदर कुल धारा का क्या करते हैं, योग करते हैं। अतः परिपथ में कुल धारा, तो कुल धारा क्या हो जाएगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अपन कह सकते हैं समीकरण 1, 2, 3 व 4 से समीकरण 1 क्या है, V बटा R, 2 क्या है, V बटा R1, V बटा R2, V बटा R3। तो ऊपर से अपन क्या कर लेंगे भाई, V कॉमन ले लेंगे तो पीछे बचेगा 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो V से V कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये प्राप्त हो गया अपन के समांतर क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, इसी प्रकार N प्रतिरोध है जो समांतर क्रम में जुड़े हो, तो उसके लिए यदि N प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हो, ठीक है, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डे 1/RN हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला होने वाला है। चलिए जी, आगे का आज का प्रश्न है हमारा, इसका ही श्रेणी क्रम संयोजन, 3 प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन का प्रतिरोध चित्र बनाकर प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। श्रेणी क्रम संयोजन को समझाना है जी, श्रेणी क्रम संयोजन को समझाना है। चलिए परिपथ चित्र बनाते हैं, अपन इसका आंसर लिखते हैं। परिपथ चित्र, परिपथ श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, देखो परिपथ बनाते हैं। ये प्रथम प्रतिरोधक, द्वितीय और तृतीय, और ये एमीटर हो गया, ये एक तरफ प्लस माइनस, ये कुंजी है, ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, ये लो, ये बैटरी है, और ये प्रवाह धारा आई है, उनके ये विभवांतर लगा हुआ है यहाँ पर प्लस माइनस, ये R1 है, R2 है, R3 है। ठीक है, ये प्रवाह धारा आई ही है, और इनके अंदर विभवांतर V1 है, V2 है और V3 है। ठीक है, ये परिपथ चित्र है। तो इसकी परिभाषा देखो, इस प्रकार के संयोजन में प्रथम प्रतिरोध तार के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध तार के प्रथम सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध तार के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध तार के प्रथम सिरे से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। उन्हें सुनिए एक बार, इस प्रकार के संयोजन में प्रथम प्रतिरोध तार के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध तार के प्रथम सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध तार के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध तार के प्रथम सिरे से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और इसके अंदर धारा का मान क्या रहता है जी, समान रहता है, लेकिन विभवांतर का मान क्या होता है, हर एक प्रतिरोधक में अलग अलग होता है। परिभाषा लिखता हूं, इस प्रकार के संयोजन में ठीक है, प्रथम प्रतिरोधक तार के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोधक
प्रतिरोधक तार के प्रथम सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोधक तार के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोधक तार के प्रथम सिरे से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है जी। आगे इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसके अंदर v का मान क्या होता है भाई? अलग अलग होता है। i का मान क्या रहता है? समान रहता है। ठीक है, तो अपन कहते हैं सबसे पहली बात ओम बाबा के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है? ओम जी क्या थे भाई? वीर आदमी थे। v बराबर क्या होता है? IR। ओम जी क्या थे? वीर। ठीक है, तो ये समीकरण 1 दे दो। अपन अब कहते हैं कि भाई प्रथम प्रतिरोधक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या है? V1। क्या है? V1। ठीक है, प्रथम प्रतिरोधक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर कहीं है V1 बराबर IR1 समीकरण 2। इसी प्रकार द्वितीय प्रतिरोधक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V2 बराबर IR2 समीकरण नंबर 3। ठीक इसी प्रकार अपन कह सकते हैं भाई जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। आगे देखो, आगे अपन जोड़ते हैं न्यू स्लाइड। तो ये हो गया। अगला कि भाई तृतीय प्रतिरोधक तार के सिरों के बीच विभवांतर के हो जाएगा भाई V3 बराबर IR3 समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब अतः परिपथ में कुल विभवांतर क्या हो जाएगा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं समीकरण 1 2 3 व 4 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा V बराबर क्या होता है? IR। ये लिख दूंगा IR1 IR2 IR3। तो यहाँ से अपन क्या कर लेंगे भाई? कॉमन ले लेंगे I, पीछे बचेगा R1 R2 R3। तो ऐसा ही कैंसिल, तो R बराबर R1 R2 R3। ये तुल्य प्रतिरोध का सूत्र हो गया। यदि इसी को
यदि n प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो क्या करेंगे जो करना चाहिए, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN। तो ये हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है, क्या होगा जब अंड कोशिका का निषेचन नहीं होगा। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा जो होना चाहिए वही होगा, और तो क्या होगा। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। देखो इसका आंसर हो जाएगा पहले का 15 का पहला, 15 का जो पहला है इसका आंसर। माता का शरीर निषेचित अंड को, देखो जो मादा का शरीर होता है या माता का शरीर होता है, निषेचित अंडे को प्राप्त करने के लिए क्या होता है, हर माह क्या करता है, तैयारी करता है। जब गर्भाशय की भित्तियां मोटी होती चली जाती है, धीरे धीरे महीने के अंदर क्या हो जाती है, मोटी होती चली जाती है, और उसके अंदर रक्त की मात्रा भी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। यदि अंड का निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है, एंडोमेट्रियम होती है, वो धीरे धीरे क्या करके टूट करके श्लेष्मा या म्यूकस के रूप में, रक्त के रूप में योनि के माध्यम से बाहर निकलती है। क्या करती है, बाहर निकलती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, रज्जोधर्म कहते हैं। और ये इसकी अवधि है जो 2 से 8 दिन तक भी चलती है। उसी के अंदर 5 दिन तक की भी होती है पीरियड्स की अवधि। ठीक है, ये सारी की सारी चीज आपके यहाँ पर लिखी गई है, पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट, ये इसका दूसरे का आंसर है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र। देखो ये अंडाशय है, क्या है, अंडाशय है, ये अंडाशय है, आप जानते हो ये अंडाशय है। अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होता है, हर माह एक परिपक्व अंडाणु का निर्माण होता है। और अंडाशय के अंदर हार्मोन भी बनते हैं, कौन से, एस्ट्रोजन हार्मोन है, कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, वो अंडाशय के अंदर भी बनता है। और ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिका, इसके अंदर निषेचन की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है भाई, निषेचन की क्रिया होती है। और जो भ्रूण है, भ्रूण का इम्प्लेंटिनेशन, अंतरोपण कहाँ पर होता है, गर्भाशय के अंदर होता है। कहाँ पर होता है भाई, गर्भाशय के अंदर होता है। ये इसकी बातें कुछ याद रखनी है आपको। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। परागण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषा लिखिए। परागण, देखो परागण क्या होता है, परागण। देखो परागण का मतलब क्या होता है, परागण का मतलब होता है कि जो पराग कोश है, क्या होता है, पराग कोश होता है। पराग कोश के अंदर पराग कण बनते हैं। वो पराग कण जब स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे कहते हैं परागण। क्या कहते हैं जी, परागण कहते हैं। पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। और परागण 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है स्व परागण, एक होता है पर परागण। ठीक है, चलो इसकी परिभाषा लिख देते हैं। जब परागकण पराग कोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे परागण कहते हैं, जब पराग कण है जो पराग कोश से वर्तिकाग्र पर, कहां पर, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार का होता है, परागण 2 प्रकार का होता है, परागण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्व परागण, एक होता है पर परागण। स्व परागण किसे कहते हैं, जब
परागण है जो, परागकण है जो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे कहते हैं स्वपरागण। जब परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? स्वपरागण कहते हैं। ठीक है। एक होता है पर परागण। देखो यहाँ पर दर्शाए गए हैं, यहाँ पर चित्र में स्पष्ट दिख रहा है कि भाई यहाँ पर देखो मगर गौर से, मैं आई हूं नागौर से। देखो ये पुष्प है, ये पुष्प का इस तरीके से भाग है, ये जो भाग है इस तरीके से ये वर्तिकाग्र है। क्या जी? वर्तिकाग्र है। और ये अंडाशय है, ये अंडाशय आपको दिख रहा है, ये वर्तिकाग्र है। और ये पुंकेसर भाग है, पुंकेसर का ये परागकोश भाग है, परागकोश के अंदर ये परागकण है, ये परागकण है जो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे कहते हैं स्वपरागण। क्या कहते हैं? स्वपरागण। यही परागकण है जो किसी दूसरे पुष्प के, देखो ये दूसरा पुष्प है, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर देखो स्थानांतरित हो रहे हैं तो उसे कहते हैं परपरागण। क्या कहते हैं जी? परपरागण। ये है परपरागण। क्या है? परपरागण। ये है स्वपरागण। क्या है? स्वपरागण। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी। चलिए आगे अपन लिखते हैं किसकी परिभाषा? परपरागण की। ठीक है। पर बी पर परागण जब परागकण किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? परपरागण कहते हैं। परपरागण कहते हैं। परपरागण जल, वायु, पक्षियों के द्वारा हो सकता है। तो ये था हमारा प्रश्न। ठीक है। चलो जी, ये अगला है दूसरा इसका प्रश्न है, कह रहा है क्या करना? अंकुरण को समझाना है। वर्तिकाग्र पर पराग कणों का अंकुरण को चित्र बनाकर क्या करना है? समझाना है। देखो समझाते हैं जी। ठीक है। ये लो यहाँ पर समझा दिया है। ये समझा दिया गया है। ठीक है। ये आपके इस तरीके से है, इस तरीके से का ये वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र पर ये टपक गया कौन? परागकण आकर टपक गया है। और इस वर्तिकाग्र पर आपको पता है चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, गोंदनुमा पदार्थ होता है। और यहाँ पर ये परागकण आकर बैठ जाता है। और यहाँ पर ये क्या होता है? परागकण है जो अंकुरित होता है, अंकुरित होकर के क्या बनाता है? पराग नली बनाता है। ये पराग नली धीरे धीरे अंडाशय की ओर आगे बढ़ती है, क्योंकि अंडाशय के अंदर एक विशेष प्रकार का तत्व पाया जाता है जो इसको क्या करता है? आकर्षित करता है। इस कारण ये आगे की ओर बढ़ती है, बीजांड के अंदर जाती है। ठीक है। देखो जब परागकण नर भाग पुंकेसर से उड़कर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे वहां चिपचिपी सतह मिलती है। वर्तिकाग्र से परागकण को नमी पोषक पदार्थ मिलते हैं जिससे वे सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। परागकण से एक पराग नलिका पोलन ट्यूब निकलती है जो वर्तिकाग्र से होती हुई अंडाशय की ओर आगे बढ़ती है। पराग नली के अंदर नर युग्मक मेल गैमेट होते हैं जो अंडाणु तो क्या करते हैं? पहुंचते हैं। और अंडाणु
के पास पहुंचने के पश्चात जब नर युग्मक अंडाणु से मिलते हैं तो निषेचन होता है और बीज बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये अंकुरण और ये अंकुरण का क्या है, चित्र है। देखो ये यहाँ पर है परागकण है और परागकण से क्या बनी है, ये पराग नली, और ये इसके अंदर नर युग्मक है। नर युग्मक पराग नली से होते हुए आगे अंडाशय के अंदर, ये बीजांड के अंदर क्या कर रहा है, जा रहा है। और आगे यहाँ पर ये ऑलरेडी मादा युग्मक अंडाणु है और अंडाणु उपस्थित है और यहाँ से ये नर युग्मक आ रहा है और निषेचन की क्रिया करेगा। क्या करेगा, निषेचन की क्रिया करने वाला है। अगला 16% है हाइड्रोजनीकरण क्या है। हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या है, हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन को जोड़ने की प्रक्रिया होती है। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को किसमें बदला जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है हाइड्रोजन को जोड़ करके निकल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है। दूसरा प्रश्न है समजातीय श्रेणी क्या है, जिसके अंदर एक समान प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह होता है, उनके बीच का अंतर कितना होता है, CH2 का, या आणविक भार 14 यूनिफाइड का हो सकता है, उसे क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी। सभी प्रकार के जो एल्केन होते हैं वो समजातीय श्रेणी के अंदर आते हैं, एल्कोहल होते हैं समजातीय श्रेणी के अंदर आते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं सभी समजातीय श्रेणी के अंदर आते हैं, एल्कीन होते हैं समजातीय श्रेणी के अंदर आते हैं, एल्काइन होते हैं समजातीय श्रेणी के अंदर आते हैं। देखो ये हाइड्रोजनीकरण की परिभाषा दे रखी है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पैलेडियम अथवा निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, जिससे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। औद्योगिक अनुप्रयोग, असंतृप्त वसा यानी वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी बनाया जाता है, यानी डालडा घी बनाया जाता है तेलों से। देखो यहाँ पर वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं 473 केल्विन ताप पर निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति घी डालडा घी बन रहा है। ठीक है। देखो मूंगफली तेल है, इससे भी बना सकते हैं डालडा घी। आगे समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की वे श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में एक ही अभिक्रियाशील समूह रहता है और जिसके किसी भी दो कर्माकर सदस्यों के आणविक सूत्रों के बीच CH2 का अंतर रहता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे मेथेनॉल, मेथेनॉल यानी CH3OH, एथेनॉल, एथेनॉल CH3 CH2OH, इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर CH2 का है, 14 यूनिफाइड का है। ये एग्जाम नंबर 1 और एक होता है मेथेन CH4, एक होता है एथेन C2H6, इनके बीच का अंतर भी कितना होता है CH2 का। ये भी एक समजातीय श्रेणी का एग्जाम्पल है। आगे साबुन एवं अपवार्जक में अंतर लिखिए। साबुन की सभी प्रक्रिया को क्या करना है, समझाना है। ये आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कर लेना, आपको करना है ये आपको। आगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भाई 17वां प्रश्न कह रहा है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। किसी पदार्थ के X विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। ठीक है जी, होता है, बिल्कुल होता है। पदार्थ X का नाम तथा उसका सूत्र लिखिए। उस पदार्थ का नाम बताना है जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सफेदी करने के लिए। अगला दूसरा प्रश्न कहता है कि ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ क्या करनी है, अभिक्रिया लिखनी है। अभिक्रिया लिखनी है, लिख देंगे जी। चलो देखो पहले का आंसर देखते हैं, पहले का आंसर देखते हैं। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। किसका, सफेदी करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग। किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग, कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। अगला दूसरा, ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। देखो कैल्शियम ऑक्साइड की किसके साथ लिख देते हैं, जल के साथ अभिक्रिया लिख देते हैं, तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनाएगा जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में उष्मा भी निकालेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न है जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया पर गैस बनती है। चलो गैस एक्स का नाम दीजिए। देखो जब क्रिया करती है ये जिंक है जो H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस बनती है। कौन सी हाइड्रोजन गैस बनती है। अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। देखो ये अभिक्रिया समीकरण लिख दी और इसका आंसर ये हो जाएगा H2 गैस, और ये अभिक्रिया का समीकरण ये दूसरे का उत्तर हो जाएगा। तीसरे का गैस एक्स की पहचान कैसे करेंगे, गैस एक्स की पहचान कैसे करेंगे। इस गैस की पहचान करने के लिए इसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे, और जब मोमबत्ती ये हाइड्रोजन गैस है जो फट फट की ध्वनि के साथ क्या करेगी, जलेगी। ठीक है, H2 गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो ये फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। फटफट की ध्वनि के साथ क्या करती है, जलती है। चलो अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। बहुत शानदार, जिस प्रश्न का आपको इंतजार था वो प्रश्न आपके बीच फोटो मेरी खींच आ चुका है। अगला, ओहो टमाटर बड़े मजेदार। टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई, ओक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ओक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, सुमेलित करने देना है ओक्जेलिक। आगे इमली खाते हैं जो टाट बोलती है तो इसके अंदर आता है टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरा के अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। कौन सा, सिट्रिक। आंवले के अंदर एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। कौन सा, आंवले के अंदर एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक। सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल। कौन सा होता है, एसिटिक। दही के अंदर कौन सा होता है भाई, दही के अंदर लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल। नेटल का डंक मेथनोइक अम्ल। कौन सा होता है, मेथनोइक अम्ल। और चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। ये लो जी, ये सुमिलित हो गया। छम्मा छम्मा। आगे अगला प्रश्न, वाओ ये भी कितना सोना प्रश्न है भाई, इसको भी सुमिलित करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी का सूत्र होता है। देखो यहाँ पर CSO4, ये रहा हाफ H2O, ये है। आगे धावन सोडा Na2CO3.NH2O, बेकिंग सोडा NaHCO3, ये रहा बेकिंग सोडा। विरंजक चूर्ण CaOCl2, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये रहा जी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बुझा हुआ चूना, ये रहा जी बुझा हुआ चूना। ये बिना बुझा चूना, ये लो जी ये बिना बुझा चूना। ठीक है जी, ये सुमिलित हो चुका है। नाचो नाचो। चलो अगला प्रश्न है, जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। जैव प्रक्रम क्या है भाई, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं, जैसे पाचन, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन। अगला दूसरा है, एंजाइम किसे कहते हैं। और वाओ, एंजाइम किसे कहते हैं, क्या एंजाइम किसे कहते हैं, एंजाइम किसे कहते हैं भाई, एंजाइम किसे कहते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को तीव्र या नियंत्रित करने वाले जैव उत्प्रेरक एंजाइम कहलाते हैं। या तो गति बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे, उन्हें क्या कहते हैं। जैसे एमाइलेज, ये एक एंजाइम है, ये जैव उत्प्रेरक स्टार्च को शर्करा में बदलता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, ये एक जैव उत्प्रेरक है, एंजाइम है। आगे तीसरा का आंसर, ऊर्जा के स्रोत को शरीर के अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। और विषमपोषी और स्वपोषी के अंदर ये अंतर दे रखा है, ये पिछले मॉडल पेपर के अंदर भी आया था और करवाया था। चलिए आगे, पेड़ पौधों में भोजन किस रूप में संचित रहता है।
पेड़ पौधों में भोजन है जो स्टार्च या मंड के रूप में रहता है संचित। किस रूप में रहता है? स्टार्च या मंड के रूप में संरक्षित रहता है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं भाई? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? ठीक है, देखो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, दूसरे की परिभाषा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित अणु कार्बन डाइऑक्साइड व जल के अणुओं का उपयोग करके खाद्य पदार्थ बनाते या भोजन बनाते, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, पर्णहरित अणु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 व H2O के अणुओं का उपयोग करके खाद्य पदार्थ बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है जी, ये इसका समीकरण भी दे रखा है, यहाँ पर देखो ये इसका समीकरण दे रखा है। ठीक है, ये समीकरण 6 CO2 प्लस 12 H2O और ये क्लोरोफिल या पर्णहरित अणु, ये सूर्य का प्रकाश है और इसकी उपस्थिति में खाद्य पदार्थ ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन और साथ में जल भी है। ये तीसरे का आंसर कि भाई प्रकाश संश्लेषण के दौरान 3 घटनाएं बताओ। तो पहला है, ठीक है भाई, क्लोरोफिल जो अणु होता है सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है। क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। उसके बाद में क्या है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया, उसके बाद में प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। और उसके साथ ही जल का अपघटन करेगा। जल को किस में तोड़ेगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। और इसकी तीसरी घटना है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या करता है? अपचयन करता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या करता है? अपचयन। ये 3 घटना है प्रकाश संश्लेषण पर आधारित। चलिए, तो ये प्रश्न कह रहा है प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन का मतलब होता है लौटना। क्या करना? लौटना। और दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब प्राप्त करने का किरण चित्र बनाई, जबकि बीम कहां पर हो? सी पर हो, सी से परे हो, सॉरी कहां से हो? सी से परे। और दूसरी बात है बीम फोकस पर हो। कहां पर हो? फोकस पर हो। दोनों स्थितियों में प्राप्त प्रतिबिंब का आकार व प्रकृति भी लिखना है। चलो लिखते हैं। सबसे पहले तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूं, इस गुदड़ी की। तो प्रकाश का परावर्तन को देखते हैं। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश किरण का किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराकर वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। चलो आगे देखते हैं। अपन क्या देखते हैं? वही जो देखना चाहिए रोजाना अपन को, वही देखते हैं। क्या बीम वक्रता केंद्र सी से क्या हो? परे हो। दूसरी बात, वक्रता एफ पर हो। कहां पर हो? एफ पर हो। दोनों की देखते हैं। सी से परे, देखो सी से परे, पहली स्थिति के सी से परे। सी से परे का मतलब क्या है? दर्पण कौन सा है भाई? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। दर्पण कौन सा है भाई?
अवतल दर्पण, ठीक है, ये अवतल दर्पण, जिसका अंदर दसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे उसी के कहते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। ये अवतल दर्पण का ये बिंदु P है ध्रुव, और ये यहाँ पर F है इसका, ये क्या हो गया C हो गया, और ये अनफाइनाइट, ठीक है। तो पहला पॉइंट ही कह रहा है जब बीम की स्थिति कहाँ पर हो, बीम की स्थिति कहाँ पर हो, C से परे, बीम की स्थिति, बीम की स्थिति C से परे, C से परे हो, तो प्रतिबिंब स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होती है भाई, जब C से परे हो, जब अनंत व C के बीच हो बीम की स्थिति, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, C व F के बीच, C व F के बीच बनता है। और प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। और साइज कैसी होती है, साइज कैसी होती है, साइज छोटा होती है, कैसी होती है, छोटा, ठीक है जी। चलो इसका किरण देखो, ये बीम है C से परे, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो फोकस होकर गुजरेगी, गुजर गई ना, अरे गुजार दी ना, चलो जी। अब अगला नियम है, जब प्रकाश किरण बिंदु P पर जिस कोण से आपतित होती है वापस उसी कोण से निर्गत होती है, ये भी एक नियम है। ये प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त हो गया, यहाँ पर प्राप्त हो गया, ये A है तो ये B है, और ये B डैश है तो ये A डैश है, चलो जी। दूसरी बात कह रहा है जब बीम की स्थिति कहाँ पर हो, F पर हो, कहाँ पर हो जी, F पर हो, कहाँ पर हो, F पर, ओई हुई, ओए भैया, चलो बीम की स्थिति कहाँ पर हो, F पर हो, चलो F पर बनाते हैं। आपके पीला पीला लेते हैं ना, आपके पीला पीला लेते हैं, देखो ये अवतल दर्पण, ए भैया भैया, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है भाई, अच्छे से आप बना लेना। ये बिंदु P है, ये F है, ये C है, ये अनफाइनाइट है। जब बीम की स्थिति कहाँ पर हो, F पर हो, कहाँ पर हो भाई, ये F पर हो। देखो जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो कहाँ से होकर जाएगी भाई, कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात है जब प्रकाश किरण बिंदु P पर जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से वापस क्या होती है भाई, निर्गत होती है, निर्गत होती है, जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण पर क्या होती है, निर्गत होती है, जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से वापस क्या होती है, निर्गत होती है। और बात समझ में आ गई या नहीं आई, नहीं आई कोई दिक्कत नहीं है, आ गई तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है जी, इसका अनंत पर बनता है। जब बीम की स्थिति कहाँ हो, बीम की स्थिति, बीम कहाँ हो, बीम की स्थिति, बीम की स्थिति F पर हो, कहाँ पर हो, F पर, तो प्रतिबिंब स्थिति कहाँ होगी, प्रतिबिंब स्थिति होगी कहाँ पर होगी भाई, अनंत पर, कहाँ पर होगी, अनंत पर। और साइज कैसी होगी, साइज बहुत बली, बहुत बला बला, ठीक है। और प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा फुलता, ठीक है जी। ये देखो, चलो ये हो गए, दोनों स्थितियां हो चुकी है। देखो दूसरी कौन सी थी, दूसरी यही तो थी, बीम कहाँ हो, F पर हो, ठीक है। आकार बता दिया, प्रकृति बता दी, सब कुछ बता दिया, आपको बताना बाकी रहा बस, मैंने तो सब बता दिया है, आप बताना परीक्षा के अंदर, ठीक है गाइस। चल रे बेटा आगे चल, ये आगे चल, ये खाली रह गया, मैंने दोनों चित्र उसी के अंदर बना दिए हैं,
ठीक है। ये है दूसरा, प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा लिखिए। तो आपको इसकी परिभाषा देनी है। क्या करनी है भाई? परिभाषा देनी है कि भाई प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, और इसकी स्थिति बता देनी है दोनों। आपको इसकी स्थितियां क्या कर देनी है? बता देनी है। अपवर्तन की परिभाषा बता देनी है। दूसरी कि भाई बीम अनंत पर हो, बीम कहाँ पर हो? अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। और ये बीम कहाँ हो? 2 पर हो, तो उसके लिए भी चित्र बना देने हैं आपको। ठीक है, ये सब काम आपके लिए है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है जी।